बनाने के लिए एक प्रकार की वेब टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पर बात की गई है डायनेमिक वेब पेज को क्रिएट करने की। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जो वेबसाइट होती है ये वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। वेबसाइट दो प्रकार की होती हैं, एक होती है स्टैटिक वेबसाइट और दूसरी हो जाती है डायनेमिक वेबसाइट, है ना जी। बिल्कुल, जल्दी से आप सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी हमारे साथ में इस लाइव क्लास में कनेक्ट हो पाए। संदीप, केजीएस, प्रजापति, सालू, शालिनी, अनिका जी, सभी को गुड इवनिंग। देखिए, वेबसाइट क्या होती है, तो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट। वेबसाइट दो प्रकार की होती है, स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट। अगर हमें स्टैटिक टाइप की वेबसाइट क्रिएट करनी है तो हमारे को यहाँ पर कुछ टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा, लैंग्वेजेस का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर HTML का यूज करेंगे, CSS, जावास्क्रिप्ट और फ्रेमवर्क के रूप में हम W3.CSS या फिर बूटस्ट्रैप का यूज कर सकते हैं, AngularJS का यूज कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे वेबसाइट के जो स्टैटिक पार्ट है या आप ये कह सकते हो जो फ्रंट एंड है उसको डेवलप करने में यूज किया जाता है। वहीं अगर हमें डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट करनी है तो इनकी नीड तो पड़ेगी, साथ में या तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो पाइथन का फ्रेमवर्क जेंगो, या आप यहाँ पर ASP का यूज कर सकते हो, JSP का यूज कर सकते हो, PHP का यूज कर सकते हो। कई प्रकार की लैंग्वेज हैं। तो ऑप्शन सी आएगा ASP। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वेब पेज का उपयोग करके बनाया जा सकता है। बताइए, अगर हमें वेब पेज क्रिएट करना है, अगर हमें वेब पेज क्रिएट करना है तो हम वेब पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो आंसर आएगा कि अगर हमें वेब पेज क्रिएट करना है तो यहाँ पर दो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। पहला तो चाहिए होगा हमारे को टेक्स्ट एडिटर। क्या चाहिए होगा? टेक्स्ट एडिटर। और चाहिए होगा एक वेब ब्राउजर। क्या चाहिए होगा? एक चाहिए होगा वेब ब्राउजर। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे? कोडिंग करेंगे, और जो कोडिंग हमने की है उसका जो आउटपुट है उसको देखने के लिए हम यहाँ पर ब्राउजर का यूज करेंगे। तो जो वेब पेजेस हैं वो आप किसी भी एडिटर पे बना सकते हो। ऑप्शन बी आएगा एन एडिटर प्रोग्राम सच एज नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस। तो और भी कई सारे आपके पास ऑप्शन हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, HTML में एक सेक्शन जिसमें डॉक्यूमेंट के बारे में नॉर्मल इंफॉर्मेशन दी गई होती है। तो यहाँ पर पूछा गया है इंफॉर्मेशन अबाउट डॉक्यूमेंट। तो ऐसी इंफॉर्मेशन को बोलते हैं मेटा इंफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? मेटा इंफॉर्मेशन, या बोल सकते हो मेटा डेटा। और जो मेटा डेटा होता है उसको हम लोग मेटा टैग के अंदर लिखते हैं, और जो ये टैग है ये आप लोगों का हेड सेक्शन में प्लेस किया जाता है। ऑप्शन सी आएगा हेड। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न HTML टैग का उपयोग करके कंटेंट को मूविंग टेक्स्ट के रूप में शो करने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि नीचे साइड में एक टेक्स्ट है जो कि मूव कर रहा है। अगर आपको यही काम अपने वेब पेज में करना है तो कैसे कर सकते हो, आइए जानते हैं। क्योंकि अगर मैं आपके साथ में प्रैक्टिकल करूंगा तो चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी, और जब आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तो उसमें भी आप लोगों को सहायता मिलेगी। ठीक है, तो ये हमने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लिया है। ठीक है, इस कोड को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है H1 के अंदर। ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइप किया फॉर एग्जाम्पल M2R5, है ना, वेब डिजाइनिंग। ठीक है, वेब डिजाइनिंग, इसको हमने सेव किया और इसको मैं करता हूँ ब्राउजर पे ओपन। तो आप देखोगे यहाँ पर लिख क्या चुका है, वेब डिजाइनिंग M2R5। बट रिक्वायरमेंट मेरे को ये है कि मैं चाहता हूँ कि जो ये कंटेंट है ये मूव करे। तो मूव करने के लिए हमें मार्की टैग का यूज करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और लगाएंगे मार्की टैग। कौन सा टैग? मार्की टैग। और इसके बाद में इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिए। तो क्लोज करने के बाद पेज को आप रिफ्रेश करोगे ना, तो रिफ्रेश करने पर आप देखोगे जो कंटेंट है ये मूव होना शुरू हो चुका है। तो इसी को हम बोलते हैं मार्की टैग, यानी कि टेक्स्ट को मूव करने के लिए ये आपका लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, टॉप से बॉटम और बॉटम से टॉप हो सकता है।
इसके लिए हमें यहाँ पर डायरेक्शन एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा, जो कि मैंने आप लोगों को बता रखा है। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मार्की टैग। अभी आपसे पूछेगा ये बताइए मार्की टैग की सहायता से हम किस किस चीज को मूव कर सकते हैं। तो आंसर आएगा आप किसी भी एलिमेंट को, चाहे वो फॉर्म हो, इमेज हो, टेक्स्ट हो, टेबल हो, किसी भी कंटेंट को आप मूव करवा सकते हो। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मार्की टैग। क्वेश्चन नंबर 5, सीजीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीजीआई का मतलब होता है कॉमन गेटवे इंटरफेस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीजीआई का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 6, एसवीजी का मतलब क्या होता है, बताइए एसवीजी का मतलब क्या होता है। अच्छा, ये एसवीजी इमेज दिखती कैसी है। तो अगर मैं आप लोगों को अपनी वेबसाइट पे लेकर आऊं, अगर मैं आपको अपनी वेबसाइट पर लेकर आऊं, तो आप लोगों को यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं कहाँ पर, हाँ आप लोग आइएगा एग्जाम जिला के होम पे। तो जो ये आप लोगों को यहाँ पर छोटी छोटी इमेज दिखाई दे रही है ना, ये एक प्रकार के एसवीजी आइकन है, एसवीजी इमेज है। लाइए मैं आपको दिखाता हूं कि जो ये इमेज है इसके लिए क्या कोडिंग की जाती है। अगर मैं एलिमेंट के ऊपर होवर करूं तो आप यहां पर देख पा रहे होगे, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ठीक, मैं माउस का कर्सर इसके ऊपर ले जाता हूं इमेज के ऊपर, बट यहां पर हमने पूरे को डिव कर रखा है, तो आप लोगों को यहीं पे कहीं पे देखने को मिल जाएगी एसवीजी। ठीक है, एक मिनट, चलिए मैं आपको दिखा दूंगा बाद में, क्योंकि अभी हमने थोड़ा इसमें प्रोटेक्शन कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे एसवीजी का मतलब होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। फोटोशॉप में नई लेयर कैसे बनाएं। अगर हमें फोटोशॉप में नई लेयर लेकर आना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो चलिए इस काम को करते हैं प्रैक्टिकल। तो हमने फोटोशॉप को ओपन किया, ये रहा फोटोशॉप, और जो फोटोशॉप है ये एडोबी कंपनी का प्रोडक्ट है और ये एक प्रकार का प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। हम आएंगे लेयर पे, उसके बाद में न्यू पे क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन क्या आएगा, पहले लेयर इसके बाद में न्यू। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। HTML में हेडिंग के कितने लेवल्स हैं। तो जो HTML है ना, जो HTML है ये आप लोगों को 6 प्रकार की हेडिंग प्रोवाइड करती है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों का M1 और M2 का एग्जाम देना है तो ध्यान दीजिएगा, M1 में आपसे पूछेगा कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर है ये कितने लेवल की हेडिंग देता है। तो आंसर आएगा लिब्रे ऑफिस राइटर 3 लेवल की हेडिंग देता है। लेकिन अगर आप लोगों का M2 का एग्जाम है तो इसमें जो आपके सिलेबस में HTML है ये 6 लेवल की हेडिंग देता है। कितने लेवल की, 6 लेवल की हेडिंग देता है। सबसे पहले आता है H1 जो कि लार्जेस्ट हेडिंग है। कैसी है, लार्जेस्ट हेडिंग है। और जो सबसे लास्ट का लेवल है दैट इज H6, ये आप लोगों का स्मॉलेस्ट है। कैसा है, ये स्मॉलेस्ट है। तो आंसर आएगा 6, क्योंकि जो HTML है ये 6 लेवल की हेडिंग्स प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का डोमेन नेम, द डोमेन नेम फॉर इंडिया इज। आप लोगों ने कभी ना कभी किसी वेबसाइट को ओपन किया होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने ओपन किया examzilla.in, ठीक, या आपने ओपन किया primegyan.com, या आपने ओपन किया nilit.gov.in। तो आप यहां पर देख पा रहे होगे कि इसके लास्ट में .in आया है, इसमें .com है, इसमें .gov.in है। इनका मतलब क्या है, पहली बात ये है कि इन सभी को हम बोलते हैं TLD, और जो ये वाला है ये पार्ट इसको बोलते हैं SLD। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं SLD। ठीक है, तो जो .in है जिसको बोलते हैं TLD, टॉप लेवल डोमेन, ये बताता है कि ये इंडिया की वेबसाइट है, या फिर जो इसमें कंटेंट है वो इंडिया के लिए है। ठीक है, .com का मतलब होता है कॉमर्शियल, और .gov.in का मतलब होता है कि भैया जो ये वेबसाइट है ये इंडिया की गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार की वेबसाइट है। ठीक है, ओके। अगर हम बात करें SLD के बारे में तो इसका फुल फॉर्म होता है सेकेंड लेवल डोमेन। क्या होता है, सेकेंड लेवल डोमेन। तो यहां पर पूछा गया था इंडिया के लिए डोमेन नेम, तो आंसर आएगा ऑप्शन सी .in।
इसी प्रकार से पाकिस्तान के लिए क्या है, .pk। ठीक है, तो ऑप्शन सी आएगा, यानी कि इन। क्वेश्चन नंबर 10, वह सिंबल जो href एट्रीब्यूट को किसी एड्रेस या फाइल नेम के बजाय नेम एंकर के रूप में पहचानता है, तो इसके लिए हम लोग हैश का यूज करते हैं। ऑप्शन सी आएगा हैश। क्वेश्चन नंबर 11, HTML का आविष्कार किसने किया, तो आंसर आएगा, पहली बात HTML का फुल फॉर्म, तो आंसर आएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नंबर 2, जो HTML है, HTML, GML, XHTML और XML, ये सभी के सभी SGML यानी कि स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, इसको फॉलो करते हैं। नंबर 2, HTML को टिम बर्नर्स-ली ने डेवलप किया था और HTML का जो लेटेस्ट वर्जन है वो HTML5 है। क्या है, HTML5 है, जो कि शायद 2014 में आया था। इसको आप चेक कर लीजिएगा, हालांकि ये सही है बट इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि माइंड में कई सारे इन्वेंटर और ईयर हैं, तो हो सकता है कई बार चीजें डिफरेंट हो जाएं। बताइए, अगर हमें किसी कंटेंट को हाईलाइट करना है, किसी कंटेंट को मार्क करना है, तो ऐसे केस में हम कौन से टैग का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये आउटपुट है, मैं चाहता हूं कि जो इसमें R5 है ना, इसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, है ना, जो ये R5 है इसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। तो ये काम कैसे कर सकता हूं, तो मैं आऊंगा R5 के पास में और यहां पे लिखूंगा मार्क टैग। ठीक है, मैं आप लोगों के कमेंट्स को पिक करता रहूंगा, बट अभी क्या है कि थोड़ा सा क्लास हमको जल्दी कंप्लीट करनी है, इसके बाद में M4 की क्लास भी है, तो चीज़ों को यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड में लेना पड़ेगा। पेज को हमने रिफ्रेश किया तो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो R5 है इसको हाईलाइट कर दिया गया है, और हाईलाइट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे मार्क टैग का यूज किया है। तो इस मार्क टैग के अंदर जो भी आप लिखोगे ये उसको हाईलाइट कर देगा। लाइक हमने कर दिया R5.1, तो अभी आप देखोगे यहाँ पर R5.1 कंप्लीटली हाईलाइट है, बाकी अनहाईलाइट है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा मार्क, ऑप्शन ए। और ये HTML5 का टैग है। एडोबी फोटोशॉप के समान एक इमेज एडिटर, आप लोगों ने चैप्टर 7 में पढ़ा होगा फोटो एडिटर के बारे में, जिसमें आप जानते हो कि फोटो एडिटिंग क्या होती है, मार्केट में कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं और कौन कौन से एप्लीकेशन हैं। जैसा कि पता है आप लोगों की जो फोटोशॉप है ये 1987 में दो भाई थे, है ना, उनके द्वारा डेवलप किया गया था, और प्रेजेंट टाइम में ये एडोबी कंपनी का प्रोडक्ट है। फोटोशॉप को यूज करने के लिए आप लोगों को पेमेंट करना होता है, जिसका मतलब ये है कि जो फोटोशॉप है एक प्रकार का प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, या बोल सकते हो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है। नंबर 2, एडोब फोटोशॉप का अल्टरनेटिव है GIMP शॉप, जो कि फ्री है। कैसा है, जो कि फ्री है। ऑप्शन डी आएगा GIMP शॉप। क्वेश्चन नंबर 14, वेब क्रॉलर के नाम से भी जाना जाता है, जो स्पाइडर होता है ना उसको हम लोग क्रॉलर भी कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 15 पे आइए, गूगल सेवा इसका एक एग्जाम्पल है। बताइए इनमें से वो कौन सी सर्विस है जो कि गूगल के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। पहली बात, google.com, आप लोगों ने यूज किया होगा google.com। तो google.com है क्या, तो एक प्रकार की वेबसाइट है। क्या है, एक प्रकार की वेबसाइट है जो कि आप लोगों को सर्च इंजन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जहां पे आप किसी भी फ्रेज, किसी भी कीवर्ड, किसी भी क्वेरी को सर्च करते हो और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को आउटपुट देखने को मिल जाता है। तो जो google.com है ना, ये एक प्रकार का सर्च इंजन है, इसकी सहायता से आप कुछ भी सर्च कर सकते हो जो कि वेब पर अवेलेबल है। यहाँ पे एक टर्म आया है दैट इज कॉल्ड DNS। तो DNS का मतलब होता है डोमेन नेम सर्वर, या बोल सकते हो डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि जो भी डोमेन नेम है उसके करस्पॉन्डिंग जो भी IP एड्रेस है
उसको कैलकुलेट करना, उसको प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो ऑप्शन डी आएगा सर्च इंजन। एक टर्म यहां पर दिया गया है डेटाबेस सर्वर। तो किन्हीं 3 डेटाबेस सर्वर के नाम आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। केजीएस, सम्राट, हाँ बिल्कुल कौन खान है, शमत खान, गायत्री, शिवम, रीतु, सालू, सचिन, एटीट्यूड, आदर्श, दीपाली, देवेंद्र, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। जावा स्क्रिप्ट इज अ एज यूज्ड टू इनेबल प्रोग्रामेटिक एक्सेस टू ऑब्जेक्ट विद इन अदर एप्लीकेशन। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो जावा स्क्रिप्ट है ना, ये एक प्रकार की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट क्या है? एक प्रकार की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ऑप्शन ए आ जाएगा। जावा स्क्रिप्ट की जो फाइल होती है उसका फाइल एक्सटेंशन .js होता है, और जो जावा स्क्रिप्ट का कोड होता है उसे हम लोग स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें आएगा ऑप्शन ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। एक पारदर्शी सीट की तरह है जिस पर यूजर पेंटिंग कर सकता है। तो जब भी आप लोग फोटोशॉप में कोई फोटो एडिट करते हो तो जितने प्रकार के आप टूल यूज करोगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लेयर्स बनती जाती हैं। यानी कि जो फोटो होती है वो लेयर से मिलकर बनती है, और लेयर एक प्रकार की ट्रांसपेरेंट होती है। जितने में आप कुछ काम करोगे उतना ओनली एरिया लेगा, बाकी को वो ट्रांसपेरेंट रखता है। तो यहाँ पे आ जाएगा लेयर्स, ऑप्शन बी। हाँ जी बिल्कुल सही है। हाँ, मैंने आपसे पूछा था डेटाबेस सर्वर के बारे में, तो आप लोगों ने सुना होगा माई एसक्यूएल के बारे में, और कई बार आप लोगों से पूछता है कि एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है। तो एस का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड, क्यू से हो जाएगी क्वेरी, और एल से हो जाएगा लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो माई सीक्वेल, मारिया डीबी है ना, मारिया डीबी हो गया। इसके बाद में एसक्यूएल लाइट है ना, कैसेंड्रा, पोस्टग्रे, ये सभी क्या है? डेटाबेस सर्वर के एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 18। मार्कअप लैंग्वेज दैट इज एसजीएमएल के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नाम क्या है? जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कोई कंपनी या फिर इंस्टीट्यूट होता, वहां पे लिखा रहता है आईएसओ सर्टिफाइड, आईएसओ 9001 और 2015 सर्टिफाइड। तो ये क्या है? एक प्रकार के स्टैंडर्ड हैं। अलग अलग स्टैंडर्ड का अलग अलग यूज है। तो ऐसे ही आप लोगों को बताना है कि एसजीएमएल के लिए कौन सा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। तो आंसर आएगा आईएसओ 18879। क्या हो जाएगा? आईएसओ 18879 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आईएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा फंक्शन एक लीनियर ग्रेडियंट को सीएसएस इमेज के रूप में परिभाषित करता है? तो कई बार क्या होता है कि हम लोग कोई पेज बनाते हैं तो उसके बैकग्राउंड में इमेज लगाते हैं। कई बार क्या होता है पेज में लगा देते हैं कलर बैकग्राउंड में, और कई बार क्या होता है कि हमें बैकग्राउंड में एक से अधिक कलर लगाने की नीड पड़ती है। तो ऐसे केस में हम लोग ग्रेडियंट का यूज करते हैं। तो अगर हमें लीनियर टाइप का लगाना है तो हमें यहाँ पर लीनियर ग्रेडियंट फंक्शन का यूज करना होगा। ऑप्शन बी आएगा। 20। इनमें से किस टूल को पेंटिंग टूल कहा जाता है? तो पेंसिल टूल को भी हम पेंटिंग टूल कहते हैं, ब्रश टूल को भी हम पेंटिंग टूल कहते हैं, और ग्रेडियंट टूल को भी हम पेंटिंग टूल कहते हैं। डी आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। 21। वेब ब्राउजर एक साइड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर वेब सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करता है और यूजर द्वारा डिजायर्ड इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट करता है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आपको पता है कि जो वेबसाइट्स होती है ना, ये क्लाइंट सर्वर मॉडल पर आधारित है। क्लाइंट क्या करेगा? वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट करेगा, और जो सर्वर है वो वेबसाइट को क्लाइंट के कंप्यूटर पे प्रोवाइड कर देगा। तो जो ब्राउजर होता है ना, इसको हम लोग क्लाइंट साइड सॉफ्टवेयर या फिर क्लाइंट मशीन भी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए आ जाएगा क्लाइंट। और आपको पता है कि जो क्लाइंट मशीन होती है दैट इज ब्राउजर, वहीं पे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का जो कोड है इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, इंटरप्रिटेट किया जाता है।
ए आएगा यानी कि क्लाइंट। 22 जावा स्क्रिप्ट में वैल्यू और टाइप दोनों की जांच करने के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। और ध्यान दीजिएगा, मैंने आप लोगों को अलग से जावा स्क्रिप्ट की मैराथन क्लास प्रोवाइड कर दी है। सिंपली आइएगा आप चैनल पे, यहाँ पे आने के बाद लाइव सेक्शन में क्लिक करिएगा, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद दिखाई देगा वेब डिजाइनिंग M2R5 की चैप्टर नंबर 6, जिसमें हमने जावा स्क्रिप्ट और एंगुलर जेएस के 180 MCQs डिस्कस किए हैं। तो आप इस क्लास को चेकआउट कर लीजिएगा। इसके पहले मैंने आप लोगों के साथ में M1 और M3 का जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिया है। अभी मैं आप लोगों के साथ में M2 कर रहा हूं। जस्ट इसके 1 घंटे बाद आप लोगों का M4R5 का भी डिस्कस किया जाएगा। और जो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन टेस्ट है वो आप लोग examzilla.com को ओपन करिएगा, ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक करिएगा। यहीं पे आप लोगों को सारे ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगी जो कि कंप्लीटली फ्री हैं। अगर आप लोग ओ लेवल का एग्जाम पहली बार देने जा रहे हो तो एग्जाम किस प्रकार से देना है, क्या इंटरफेस रहेगा, इसके रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर रखी है और यहाँ पर आकर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसा इंटरफेस आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है, डिट्टो इंटरफेस आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर आकर अपने टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि आपका जो एग्जाम का डर है वो खत्म हो और कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो। तो यहाँ पे पूछा गया था कि अगर हमें जावा स्क्रिप्ट में वैल्यू के साथ साथ वैल्यू का जो टाइप है, डेटा का टाइप है, उसको भी कंपेयर करना है तो हमें कौन से ऑपरेटर का यूज करना होगा। पहले यहां पर दिया गया है इक्वल। इक्वल को हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? इक्वल को बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा वेयर x इज इक्वल टू 15। तो इसका मतलब क्या है कि हमने 15 वैल्यू को x में असाइन कर दिया है। जो x है ये 15 को रिफर कर रहा है, 15 को पॉइंट कर रहा है। फिर दिया गया है इक्वल्स टू, इसको हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। लाइक मेरे पास 2 वैल्यू हैं, एक 7 है और एक 9 है। मुझे चेक करना है क्या ये दोनों बराबर हैं या फिर नहीं। तो हमने यहां पर लगा दिया डबल इक्वल। तो अगर दोनों वैल्यू बराबर होंगी तो ये आपको देगा ट्रू, अगर वैल्यू बराबर नहीं है तो ये आपको देगा फॉल्स। बट मान लीजिए हमने यहां पर लिखा 7 इक्वल इक्वल 7, तो ये आपको क्या देगा? ट्रू देगा। क्यों? क्योंकि 7 यहां पर भी है, 7 यहां पर भी है, तो जो ये ऑपरेटर है ये देगा ट्रू। बट अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो आप पाओगे जो 7 है ये एक नंबर है, एक इंटीजर है, लेकिन जो यहां पर 7 है इसको सिंगल कोट के अंदर लिखा गया है, तो ये माना जाएगा स्ट्रिंग। तो कहने का मतलब ये है वैल्यू तो सेम है बट इनकी डेटा टाइप अलग अलग है, ये नंबर है और ये स्ट्रिंग है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि भैया हम वैल्यू को भी देखेंगे और डेटा टाइप को भी देखेंगे, तो इसके लिए बनाया गया ट्रिपल इक्वल। ये क्या करता है? ये वैल्यू के साथ साथ दोनों का डेटा टाइप भी चेक करता है। अगर मैं यहां पे कर दूं 7 ट्रिपल इक्वल्स टू 7 तो ये आपको देगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि यहां पर वैल्यू तो सेम है बट ये न्यूमेरिक है और ये स्ट्रिंग टाइप का है, यानी कि डेटा टाइप अलग अलग है, तो ये आपको देगा फॉल्स। तो यहां पे आएगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहां पर वैल्यू और डेटा का टाइप दोनों को चेक करने की बात की गई थी। 23 जब जावा स्क्रिप्ट किसी संख्या के साथ दोहरे या फिर एकल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से घिरा हो तो उसका व्यवहार किस प्रकार से होगा। तो अगर आपने किसी नंबर को, है ना, अगर आपने किसी नंबर को, लाइक हमारे पास नंबर है 23, इस नंबर को आपने सिंगल कोट में या फिर डुअल कोट में रख दिया है तो ये माना जाएगा स्ट्रिंग। क्या माना जाएगा? स्ट्रिंग माना जाएगा, ना कि नंबर। ऑप्शन सी आएगा स्ट्रिंग। स्विच केस स्टेटमेंट में कौन सा कीवर्ड यहां पे आएगा, ठीक है, कौन सा कीवर्ड कोई केस मैच ना होने पर चलाने के लिए कोड स्पेसिफाई करता है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास एक वैल्यू होती है बट यहां पर आपके पास ऑप्शन कई सारे हैं। मान लीजिए केस 1,
केस 2, केस 3, केस 4, केस 5। मान लीजिए आपने बोला 5, जो 5 है इसके लिए यहाँ पर केस अवेलेबल है, बट आपने एंटर कर दिया 7, जो 7 है ये इसमें से कोई केस नहीं है। तो ऐसे केस में आप लोग यहाँ पर डिफॉल्ट का यूज कर सकते हो। अगर कोई भी केस मैच नहीं होता है तो ऐसे में जो भी आपने डिफॉल्ट के अंदर लिखा होगा वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। नंबर 2, जो डिफॉल्ट होता है ना ये ऑप्शनल होता है। अगर आपकी इच्छा है तो आप इसका यूज करिए, नहीं तो आप ना यूज करें। ऑप्शन सी आएगा स्मॉल लेटर में डिफॉल्ट। 25, रेड, येलो एंड ब्लू, लाल, पीला और नीला ये किस प्रकार के रंग हैं? तो इनको हम बोलते हैं प्राथमिक रंग यानी कि प्राइमरी कलर। ऑप्शन ए आ जाएगा। 26, इंटरनल स्टाइल्स आर रिटन विद इन द एलिमेंट। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि जो CSS है जिसका काम होता है एलिमेंट को स्टाइल देना, और स्टाइल देने के लिए हम लोग CSS रूल लिखते हैं। ठीक है, तो जो CSS है इसको आप 3 प्रकार से इंप्लीमेंट कर सकते हो। पहला होता है इनलाइन, दूसरा होता है इंटरनल और तीसरा हो जाता है एक्सटर्नल। अगर हमें इनलाइन स्टाइल को इंप्लीमेंट करना है तो हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। अगर हमें इंटरनल, जिसको हम लोग कई बार एम्बेडेड स्टाइल भी कहते हैं, इसको इंप्लीमेंट करना है तो स्टाइल टैग का यूज करेंगे। वहीं अगर एक्सटर्नल CSS को इंप्लीमेंट करना है तो हम लोग यहाँ पर अलग से फाइल क्रिएट करेंगे और उसको .css फाइल एक्सटेंशन के साथ में सेव करेंगे। यहाँ पर पूछा गया था इंटरनल के बारे में, तो आप टिक करेंगे स्टाइल टैग, ऑप्शन ए आएगा। और जो ये टैग होता है इसको हम हेड सेक्शन में लिखते हैं। 27, फोटोशॉप में Ctrl+Shift+Alt+B जो ये की कॉम्बिनेशन है इसका यूज हम क्यों करते हैं या फिर इसका क्या यूज है? बहुत बढ़िया। पारुल, सालू, शिवम, अंशिका, राहुल, HK गेमिंग, गायत्री, हर्ष, शमद, अभिषेक, राहुल, बहुत बढ़िया। आई होप कि आप लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया होगा। अगर आप लोगों को MCQs की तैयारी अच्छे से करनी है, प्रीमियम MCQs भी आप लोगों को चाहिए, तो आप मात्र 92 रुपीज़ का बैच इसमें आप इनरोल कर सकते हो ताकि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो पाए। क्योंकि आपके एग्जाम में हर टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो स्टोर पे आइएगा और यहीं पे आपको मिल जाएगा MCQ का बैच जो कि मात्र 92 रुपीज़ में है। और इसमें आपको ये मेन जो कंटेंट है वो ये है, और भी यहाँ पर आपको 1700 MCQs की जो PDF है और जो कंटेंट है देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर क्लिक करके बैच में इनरोल कर सकते हो या फिर दिए गए WhatsApp नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, अगर हमें ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट को इंप्लीमेंट करना है तो इसके लिए हम Ctrl+Shift+Alt+B इस शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे। ऑप्शन ए आएगा ब्लैक एंड व्हाइट। जस्ट अ मिनट। ओके, आप लोगों से पूछेगा कि ये बताइए, अगर हम लोग फोटोशॉप पे कोई फाइल एडिट कर रहे हैं, कोई इमेज को एडिट कर रहे हैं, तो बताइए, तो ऐसे केस में डिफॉल्ट रूप से इमेज का नाम क्या होता है? तो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि अगर हमने फोटोशॉप में कोई इमेज फाइल क्रिएट किया है तो उसका डिफॉल्ट नेम क्या होता है? अनटाइटल्ड 1। नंबर 2, आपसे बोलेगा कि जो फोटोशॉप है ये कितने प्रकार के कलर मोड प्रोवाइड करता है? तो यहाँ पे बिटमैप भी है, ग्रे स्केल भी है, RGB भी है और CMYK भी है, और यहाँ पर लैब कलर है। RGB का फुल फॉर्म रेड, ग्रीन, ब्लू होता है। CMYK का फुल फॉर्म सियान, मेजेंटो, येलो और ब्लैक होता है। नंबर 2, आपसे बोलेगा कि जो फोटोशॉप की न्यू इमेज फाइल विंडो है इसमें कंटेंट में कौन सा ऑप्शन है या फिर कौन सा ऑप्शन नहीं है? तो वाइट भी है, बैकग्राउंड कलर भी है और ट्रांसपेरेंट भी है। 3 प्रकार के आप लोग यहाँ पर बैकग्राउंड ले सकते हो। तो इन चीजों को आप याद रखिए, बारीकी से बारीकी चीजें आप लोगों से पूछ लेता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, गोल आकार में सिलेक्शन करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? अगर हमें राउंड शेप में सिलेक्शन करना है तो इसके लिए हमें इलिप्स टूल का यूज करना होगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें
तो ये हमारे पास टूल पैलेट है जहाँ पे डिफरेंट टाइप के टूल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और जब भी आप टूल के ऊपर लेकर जाओगे तो जो उसकी शॉर्टकट की है वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। जैसे कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रखा है, उसको मूव करना है, तो मूव करने के लिए हम लोगों को मूव टूल की रिक्वायरमेंट होती है जिसकी शॉर्टकट की वी होती है। इसी प्रकार से मैजिक वॉन्ड टूल की शॉर्टकट की W है, लैसो टूल के लिए L है, क्रॉप टूल के लिए C है, स्लाइस टूल के लिए K है, ब्रश टूल के लिए B है, हीलिंग ब्रश टूल के लिए J है, क्लॉन स्टंप के लिए S है, हिस्ट्री ब्रश टूल के लिए Y है। तो यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट टाइप के टूल्स देखने को मिल जाते हैं, यहीं से आपके एग्जाम में MCQ बनते हैं। 29, इंटरनेट पर शो होने वाली वेबसाइट के डिजाइन को क्या कहते हैं? तो जब भी आप लोग किसी वेबसाइट को बनाने की इच्छा रखते हो तो सबसे पहले आपको सोचना होता है कि आपको वेबसाइट में क्या कंटेंट प्रोवाइड करना है, यानी कि आप कंटेंट क्या देने वाले हो। नंबर 2, वेबसाइट का लुक कैसा रहेगा, कि भैया वेबसाइट के फ्रंट में ये ऑप्शन रहेंगे, यहाँ पे ये चीज रहेगी, यहाँ पे इमेज रहेगी, यहाँ पे इतने बड़े फॉन्ट में ये हमको दिखाना है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले आप वेबसाइट को डिजाइन करते हो, देन उसके बाद में वेबसाइट को डेवलप करना शुरू करते हो। तो पहला टर्म क्या होता है, दैट इज कॉल्ड वेब डिजाइन। ऑप्शन ए आ जाएगा वेब डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा CSS सेलेक्टर जांचे गए एलिमेंट का चयन करता है? यानी कि मान लीजिए हमारे पास कोई फॉर्म है, तो फॉर्म में कौन कौन से फील्ड को चेक किया गया है उन्हें हमें सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए हमें स्यूडो क्लॉज चेक्ड का यूज करना होगा। ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आइडेंटिफाई रॉन्ग पेयर। बताइए इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है, सही मैच नहीं है? तो पहला दिया गया है ओपन इंक्रीमेंटल सर्च पैनल, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+I। चलिए चलते हैं सबलाइम पे। अगर आप सबलाइम में आओ तो पहली बात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में कितने मेन्यू हैं? तो आंसर आएगा टोटल 10 मेन्यू है। अगर आप आओगे फाइंड में तो यहां पर दिखाई देगा फाइंड इन फाइल्स, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+Shift+F है। इसके बाद में यहां पर दिखाई देगा रिप्लेस की शॉर्टकट की Ctrl+H है। इसके बाद में दिया गया है इंक्रीमेंटल सर्च, या बोल सकते हो इंक्रीमेंटल फाइंड, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+I है। यानी कि ये तीनों शॉर्टकट की सही है, तो ऑप्शन डी आएगा, ऑल आर करेक्ट। 32, TIFF का मतलब क्या है? तो TIFF जो कि एक प्रकार का इमेज फाइल फॉर्मेट है, इसका फुल फॉर्म टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 33 पे आइए, दो वेरिएबल्स, एक है नेम और एक है एज, इसे हमें क्या करना है? इनिशियलाइज करना है डिव एलिमेंट के साथ में। तो इसके लिए कौन सा यहां पर स्टेटमेंट लिखा जाएगा? बताइए। बिल्कुल हाँ, बताइए। अगर हमें दो वेरिएबल, एक का नाम है नेम और एक का नाम है एज, मुझे इन दोनों वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज का मतलब ये होता है वेरिएबल में वैल्यू को देना, वैल्यू को असाइन करना, ठीक है। लाइक हमने लिखा फॉर एग्जाम्पल वेयर ए, तो इसको बोलेंगे हमने ए नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, बट हमने लिख दिया वेयर ए इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब ये है कि हमने ए नाम के वेरिएबल को 5 से इनिशियलाइज कर दिया है। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है ना, ये आप लोगों का एंगुलर जेएस से है। किससे है? एंगुलर जेएस से। अब यहाँ पर बात आई है एंगुलर जेएस के बारे में, तो आपको याद रखना है कि जो एंगुलर जेएस है ये कंप्लीटली फ्री है और ओपन सोर्स है। कैसी है? फ्री एंड ओपन सोर्स है। एंगुलर जेएस को जावा स्क्रिप्ट में लिखा गया है। किसमें? जावा स्क्रिप्ट में लिखा गया है। अगर हमें एंगुलर जेएस का यूज करना है तो इसके हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम एंगुलर जेएस की फाइल को डाउनलोड कर लें, क्या करेंगे? फाइल को डाउनलोड कर लें, या फिर जो एंगुलर जेएस का CDN है, यानी कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, इसको अपने वेब पेज से कनेक्ट कर दें, ठीक है।
अगला पॉइंट, एंगुलर जेएस जो है ना, ये एमवीसी यानी कि मॉडल व्यू कंट्रोलर, इस पैटर्न को या बोल सकते हो एमवीसी आर्किटेक्चर को फॉलो करता है और प्रेजेंट टाइम में एंगुलर जेएस को गूगल के द्वारा मेंटेन किया जाता है। ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, तो हमें क्या करना था, नेम और एज को इनिशियलाइज करना था। इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग ng-init डायरेक्टरी का यूज करते हैं। तो आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, यहाँ पे init का यूज किया गया है, यहाँ पर ng और init के बीच में हाइफन का यूज नहीं किया गया, यहाँ पर ng-inits कर दिया गया, जबकि होता है ng-init, यानी कि ऑप्शन बी सी डी नहीं होंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर ड्यू टैग को ओपन किया गया, देन हमने यहाँ पर लिखा है ng-app। जो ng-app डायरेक्टरी होती है ना, इसका काम होता है एंगुलर जेएस एप्लीकेशन को इनिशियलाइज करना, ठीक है। देन वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए हम ng-init का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आया ng-init। बोला गया था दो वेरिएबल हैं, एक का नाम है नेम और एक का नाम है एज। तो हमने यहाँ पर लिखा नेम, उसके बाद में कॉलन। फॉर एग्जाम्पल नेम है एलेक्स, चूंकि जो एलेक्स है ये एक प्रकार का स्ट्रिंग है, तो इसे हमें सिंगल कोट में लिखना होगा। सर ये बताइए, क्या हम इसको डुअल कोट में लिख सकते हैं? आंसर आएगा जी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपने डुअल कोट यहाँ से शुरू किया है और यहाँ पर खत्म किया है, तो आपको यहाँ पर सिंगल कोट का यूज करना है। अगर आपने यहाँ पर सिंगल कोट का यूज किया होता तो आप यहाँ पर डुअल कोट का यूज कर लेते, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा एलेक्स, तो हमने नेम को इनिशियलाइज कर दिया। देन जो अगली प्रॉपर्टी है, अगला वेरिएबल है, उसको इनिशियलाइज करने से पहले यहाँ पर लगाना होगा टर्मिनेटर, जिसको बोलते हैं सेमीकोलन। इसके बाद में दूसरा वेरिएबल और उसकी वैल्यू। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 पे आइए। डेटा का एक कन्वर्जन रूप है जिसे सिफर टेक्स्ट कहा जाता है, जिसे अनऑथराइज्ड पर्सन द्वारा आसानी से नहीं समझा जा सकता। अब होता क्या है कि मान लीजिए ये आप हैं, है ना, ये मान लीजिए डोरे है और ये कौन है, तो ये नोबिता है, ठीक है। अब मान लीजिए डोरे और नोबिता एक दूसरे से चैटिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से बतिया रहे हैं, ठीक। तो जो इनकी बातचीत है प्रॉपर तरीके से एक्सचेंज हो रही है, बट यहां पर एक अलग बंदा बैठा था, मान लो मोटू, है ना। मोटू ने क्या किया, जो इनकी चैट है वो इनकी चैट को बीच से हैक करके रीड कर रहा है। अब ऐसे में क्या होगा, हो सकता है कि ये लोग काफी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, तो ऐसे में जो मोटू है ये इनकी बात को समझ जाएगा। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए बनाया गया स्टैंडर्ड, जैसे कि आप लोगों के व्हाट्सएप पे शो करता होगा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए डोरे ने टाइप किया हाय, ठीक है, तो जो ये हाय है ना, इसको एक प्रकार की इनकोडिंग में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लाइक जो डोरे ने टाइप किया था हाय, वो जब यहां से ट्रेवल कर रहा है तो वो कुछ इस टाइप से हो गया, ठीक। अब जब मोटू समझ ही नहीं पाएगा इसको ये क्या लिखा हुआ है, बट जैसे ही व्हाट्सएप के इस मोबाइल पे गया तो व्हाट्सएप ने क्या किया, इसको डिक्रिप्ट कर दिया। तो जो ये आप लोगों का यहाँ पर ऐसे था ना, ये फिर से यहाँ पर हाई हो गया। तो जो चीज यहाँ पर हो रही है ना, इसको बोलते हैं इनक्रिप्शन, यानी कि सिक्योरिटी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 36 CMYK का फुल फॉर्म क्या होता है? जैसे कि मैंने अभी आप लोगों से कहा, एक होता है RGB, एक किसी का बड़ा भाई जिसका नाम है RGBA, और एक है CMYK। तो RGB का मतलब होता है रेड, ग्रीन और ब्लू, रेड, ग्रीन, ब्लू और अल्फा, सियान, मेजेंटो, येलो और ब्लैक। तो ऑप्शन सी आ जाएगा, सियान, मेजेंटा, येलो एंड ब्लैक। 37 किसी टेक्स्ट में अपर केस और लोअर केस वर्ड को स्पेसिफाई करने के लिए किस प्रॉपर्टी का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमें किसी टेक्स्ट को लोअर केस में या फिर अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर टेक्स्ट में फिल्टर को इंप्लीमेंट कर रहे हो, टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। भाई मान लीजिए पहले यहाँ पर लिखा हुआ था टेक्स्ट, इसको आपने कर दिया कैपिटल लेटर में
यानी कि अपर केस में। तो यानी कि यहाँ पे इसका ट्रांसफॉर्म किया गया, तो इसके लिए हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आप मुझे बताइए, अगर हमें किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, क्या अगर हमें किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है? नंबर 2, प्रॉपर्टी को अलग करने के लिए हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं? इन दोनों के आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। 38, निम्न जावा स्क्रिप्ट का आउटपुट क्या होगा? बताइए जी। जो यहां पर प्यारा सा नन्हा सा कोड दिया गया है, इसका आउटपुट क्या होगा? तो पहली बात, यहां पर लिखा हुआ है स्क्रिप्ट। इसका मतलब यह है कि जो यहां पर कोडिंग दी गई है ना, वो जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग है। देन यहां पे लिखा हुआ है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट क्या है? एक प्रकार का कीवर्ड है जिसकी सहायता से हम कांस्टेंट वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। देन यहां पर लिखा हुआ है माई एरे। माई एरे क्या है? तो आप बोलोगे सर माई एरे एरे का नाम है। नंबर 2, यहां पर लगाया गया है स्क्वायर ब्रैकेट। तो जो एरे के आइटम होते हैं ना, जो एरे के आइटम होते हैं, या बोल सकते हो जो एरे के एलिमेंट होते हैं, उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। अगर हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो इसके लिए हम लोग कलर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। नंबर 2, प्रॉपर्टी को सेपरेट करने के लिए हम लोग सेमी कॉलन का यूज करते हैं। ये आपका सेमी कॉलन है, ठीक है। ये आपने पढ़ लिया। अब इसके बाद में क्या होगा? 1 मिनट रुकिएगा जरा, यहाँ पे किसी की कॉल आ रही है, इसको मैंने आज डिसबैलेंस करना भूल गया हूं मैं, कोई बात नहीं। हाँ चलिए। अच्छा, अब यहाँ पर HELLO ये क्या है? तो आप बोलोगे ये हैं एरे के आइटम। अच्छा, जब भी एरे की बात आएगी, चाहे वो जावा स्क्रिप्ट हो, पाइथन हो, सी प्लस प्लस, जावा, PHP, कोई भी लैंग्वेज हो, तो आप ये मान लीजिए कि जो इंडेक्सिंग है वो 0 से शुरू होगी। तो आप ये कह सकते हो कि H का इंडेक्स होगा 0, E का इंडेक्स होगा 1, L का इंडेक्स होगा 2, इस वाले L का इंडेक्स होगा 3 और इस O का इंडेक्स होगा 4, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर यहां पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ब्रैकेट में माई एरे इंडेक्स ऑफ 0। तो यहां पर किसको बुलाया गया? माई एरे को। माई एरे यहां पर था। बोला गया भैया तुम्हारे घर में 0 इंडेक्स पे कौन है? तो मालूम पड़ा 0 इंडेक्स पे बैठा हुआ है H। तो यहां से क्या प्रिंट होगा? यहां से प्रिंट होगा H स्मॉल लेटर में, ठीक है। देन कंट्रोल यहां पे आया, लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट राइट माई एरे। तो माई एरे ये है। भाई तेरे घर पे 1 इंडेक्स पे कौन है? तो 1 इंडेक्स पे कौन है? E। तो यहां से आ जाएगा E। तो आंसर के रूप में क्या आ जाएगा? H और E, ठीक है, H और E। 39, एक सर्च इंजन टूल जो यूजर के अनुरोधों को कई अन्य सर्च इंजन और डेटाबेस को भेजता है और रिजल्ट की एक लिस्ट में एकत्रित करता है। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आप लोग सर्च इंजन के रूप में यूज करते हो google.com का। किसका? google.com का। मैं थोड़ा इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। तब तक आप सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक। चलिए ध्यान से देखिएगा। पहली बात यह है कि मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉब्लम है। मान लीजिए आपको M2R5 का जो क्वेश्चन पेपर है वो डाउनलोड करना है। तो आपने तुरंत खोला google.com, इसका आ गया सर्च बॉक्स और आपने टाइप कर दिया भैया हमको M2R5 की PDF ला कर दो, ठीक है। तो आपने क्लिक किया, जो google.com है ये क्या करेगा? ये अपने डेटाबेस में जाएगा, ठीक है, अपने डेटाबेस में जाएगा। जो क्वेरी आपने लिखी है उसको यहाँ पर देखेगा कौन सी क्वेरी एग्जैक्ट मैच कर रही है। जो क्वेरी आपके क्वेश्चन से मैच कर रही होगी वही रिजल्ट आप लोगों को यहाँ पर दिखा देगा। तो इसको हम बोलते हैं SERP, ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए आपने बोला कि भाई मैं google.com का यूज नहीं करता हूं, मैं यूज करता हूं yahoo.com। तो आपने क्या किया? yahoo.com को ओपन किया, जो इसका सर्च बॉक्स था वहां पे आपने लिखा क्वेरी लाइक M2R5 PDF। तो क्या करेगा? जो yahoo.com है ये अपने डेटाबेस में जाएगा,
डेटाबेस में जाने के बाद जो आपने यहाँ पर कीवर्ड एंटर किया है उसको देखेगा अपने डेटाबेस में, जो एग्जैक्ट मैच कर रहा होगा, जो सबसे रिलेवेंट होगा, वो आप लोगों के सामने दिखा देगा। ठीक है, ठीक है, ओके। अब मान लीजिए आपको लगा नहीं भैया मुझे yahoo.com का यूज नहीं करना है, तो आपने क्या किया, किसी अदर लाइक bing.com को ओपन किया और सेम क्वेरी को यहां पर लिखा, और बिंग क्या करेगा, अपने डेटाबेस में जाएगा, क्वेरी को सर्च करेगा और आपके सामने रिजल्ट दिखा देगा। तो google.com, yahoo.com, altavista.com, bing.com ये सभी क्या हैं, सर्च इंजन के एग्जाम्पल हैं। बेसिकली जब भी आप कोई क्वेरी यहाँ पे टाइप करते हो तो जिस भी सर्च इंजन में आपने टाइप किया होगा वो अपने डेटाबेस में जाएगा और क्वेरी को सर्च करेगा। बट एक और टर्म होता है दैट इज कॉल्ड डक डक गो। क्या है, डक डक गो। जो डक डक गो है ना, ये एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का मेटा सर्च इंजन। ये क्या है, ये एक प्रकार का मेटा सर्च इंजन है। मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉब्लम थी, उसको सॉल्व करने के लिए आपने ओपन किया duckduckgo.com, तो ये क्या करेगा, आपके सामने एक बॉक्स देगा। बॉक्स में आपने टाइप किया M2R5 PDF। तो अब जो डकडकगो है ना, जो कि मेटा सर्च इंजन है, इसका अपना कोई डेटाबेस नहीं है। क्या, इसका कोई अपना डेटाबेस नहीं है। तो ये क्या करेगा, जो भी सर्च इंजन इसमें लिंक किए गए होंगे उन सभी सर्च इंजन को इस क्वेरी को भेजेगा। वहां अलग अलग सर्च इंजन पे जो भी इससे एसोसिएट होंगे सभी पे सर्च किया जाएगा। सारे सर्च इंजन इसको रिजल्ट देंगे। देन जो ये डकडकगो है, मेटा सर्च इंजन है, उन रिजल्ट को अपने एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग सेटिंग करेगा, देन आपके सामने दिखा देगा। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि जो मेटा सर्च इंजन है इसका अपना कोई डेटाबेस नहीं होता है। पहली बात, आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा कथन सही है या फिर कौन सा कथन गलत है। तो पहली बात, मेटा सर्च इंजन का अपना डेटाबेस नहीं होता है। नंबर 2, आपसे बोलेगा कि जो मेटा सर्च इंजन है ये अधिकतम 6 सर्च इंजन को क्वेरी देता है। तो आंसर आएगा जी नहीं। उस मेटा सर्च इंजन में जितने भी सर्च इंजन एसोसिएट होंगे उन सभी को भेजेगा। यहां पर कोई लिमिट नहीं है कि 6 रहेंगे, 2 रहेंगे, 20 रहेंगे, 50 रहेंगे या फिर लाख रहेंगे। तो यहां पर 6, अधिकतम 6 सर्च इंजन को भेजता है, ये बात भी गलत है। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा मेटा सर्च इंजन। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेटा सर्च इंजन। पैराग्राफ में H2O डिस्प्ले करने के लिए सही HTML स्टेटमेंट कौन सा है। तो ध्यान से देखिएगा, जब भी आप लोग वेब पेज क्रिएट करते हो तो आप लोगों को डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन शो करनी होती है। लाइक हो सकता है कि इमेज शो करनी हो, तो इमेज को शो करने के लिए हम IMG टैग का यूज करते हैं। टेबल की फॉर्मेट में कंटेंट को डिस्प्ले करना है तो हम लोग यहाँ पर टेबल का यूज करते हैं। लिस्ट की फॉर्म में दिखाना है रिजल्ट को तो हम लोग यहाँ पर OL, UL और DL का यूज करते हैं। अगर हमें यूजर से इनपुट लेना है तो हम लोग फॉर्म टैग का यूज करते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हमें H2O इस प्रकार की चीजों को दिखाना है जिसमें जो कंटेंट है वो बेस लाइन से नीचे है, तो इसके लिए हम लोग सब टैग का यूज करेंगे। ऑप्शन डी आएगा, पैराग्राफ, इसके बाद में H, और जिस भी कंटेंट को बेस लाइन से नीचे ले जाना है उसको हम लोग सब टैग के अंदर लिखेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 41, वैल्यू को उसके निकटतम इंटीजर तक वापस लाने के लिए किस ऑब्जेक्ट मेथड का यूज किया जाता है। तो अगर हमें किसी वैल्यू को डाउन साइड में राउंड ऑफ करना है और नियरेस्ट इंटीजर को लाना है तो इसके लिए हम लोग फ्लोर का यूज करेंगे। वहीं अगर आपसे बोलता अप तो आप टिक करते सील, तो यहां पे आ जाएगा ऑप्शन सी यानी कि फ्लोर फंक्शन। कौन सा एंगुलर JS फिल्टर एक संख्या को मुद्रा प्रारूप में स्वरूपित करता है। तो ध्यान दीजिएगा, एंगुलर JS में आप लोगों को मिलते हैं फिल्टर। फिल्टर का काम क्या होता है, फिल्टर का काम होता है ट्रांसफॉर्म करना, कंटेंट को ट्रांसफॉर्म करना। लाइक यहां पर लिखा हुआ था M2R5, इसको आपने ट्रांसफॉर्म करके कर दिया M2R5। दोनों में अंतर क्या है, ये स्मॉल लेटर यानी कि लोअर केस में था और ये अपर केस में है।
तो यहाँ पे आपने क्या किया, फिल्टर का यूज किया, दैट इज कॉल्ड अपर केस। तो ये क्या करेगा, ये कंटेंट को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। अगर हमें लोअर केस में करना है तो यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा लोअर केस, तो वो लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। इसी प्रकार से अगर हमें करेंसी में फॉर्मेटिंग करनी है तो करेंसी फिल्टर का यूज करना होगा। जब भी हमें फिल्टर को इंप्लीमेंट करना होता है तो जिस पे इंप्लीमेंट करना है वो आएगा लेफ्ट में, इसके बाद में पाइपलाइन ऑपरेटर, और जो फिल्टर इंप्लीमेंट करना है वो आएगा राइट साइड में। ऑप्शन ए आएगा, यानी कि करेंसी। 43, रेस्टर इमेज को हम और किस नाम से जानते हैं, तो रेस्टर इमेज को हम लोग बिटमैप इमेज भी कहते हैं। ऑप्शन बी आएगा बिटमैप। MIME का फुल फॉर्म, तो भैया MIME का फुल फॉर्म मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होता है। ऑप्शन डी आएगा। 45, HTTP का मतलब क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोग किसी वेबसाइट को ओपन करते हो या फिर जो भी हाइपर टेक्स्ट कॉन्टेंट होता है उसको सर्व करने का काम, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम HTTP का होता है। इसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। डिफॉल्ट रूप से ये TCP का पोर्ट नंबर 80 यूज करता है, और वहीं जो इसका बड़ा भाई है जो कि सगा नहीं है, दैट इज HTTPS, ये पोर्ट नंबर 443 का यूज करता है, बट ये सिक्योर कनेक्शन को प्रोवाइड करता है। ए आ जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 46, वर्तमान टेक्स्ट दिशा को ओवरराइड करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पे कोई पैराग्राफ है ना, यहाँ पे कोई पैराग्राफ है, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया अपना नाम, है ना, मेरे पास यहाँ पे कोई पैराग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे कोई पैराग्राफ है जिसमें लिखा हुआ है साहू, साहू जी, ठीक है। इसको मैंने सेव किया और पेज को रिफ्रेश किया, तो आप यहाँ पर देखोगे लिखा हुआ है साहू जी, बट मुझे क्या करना है, इसकी डायरेक्शन को चेंज करना है। तो ऐसे में हम लोग यहाँ पर डायरेक्शन एट्रीब्यूट यानी कि BDO टैग का यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे BDO, BDO, ठीक है, BDO यानी कि बाई डायरेक्शनल ऑब्जेक्ट, और इसको हमने यहाँ से क्लोज कर दिया, पेज को सेव किया एंड रिफ्रेश किया। तो आप यहाँ पर देखोगे इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि भी हम लोगों ने यहाँ पर डायरेक्शन एट्रीब्यूट का यूज नहीं किया। तो हम यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे डायरेक्शन, और यहाँ पे हमने कर दिया फॉर एग्जाम्पल राइट से लेफ्ट, यानी कि राइट टू लेफ्ट। पेज को सेव किया एंड रिफ्रेश किया, तो आप यहाँ पर देखोगे जो इसका सीक्वेंस है वो चेंज कर दिया गया। लेफ्ट से राइट था पहले, अभी यहाँ पर आपका, हाँ बिल्कुल, राइट से लेफ्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आप कर सकते हो। ऑप्शन भी आएगा, यानी कि BDO। फोटोशॉप की शुरुआत कब हुई, तो फोटोशॉप की शुरुआत 1987 में हुई। ऑप्शन सी आ जाएगा। 48, बाय डिफॉल्ट हाइपरलिंक आर डिस्प्लेड विद एन अंडरलाइन। मान लीजिए हमने कोई हाइपरलिंक क्रिएट किया, और हाइपरलिंक को क्रिएट करने के लिए हम लोग एंकर टैग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एंकर टैग का यूज करते हैं। और एक मतलब क्या होता है? एंकर, ठीक है। और यहाँ पर जो भी रिसोर्स होता है उसको स्पेसिफाई करने के लिए href का यूज करते हैं। यहाँ पर हमने टाइप कर दिया माई लिंक 1, पेज को सेव किया एंड रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक प्रकार का लिंक बनकर आ चुका है। हाँ, अब आपसे क्या पूछेगा? आपसे बोलेगा कि जब भी आप एंकर टैग की सहायता से लिंक क्रिएट करते हो तो लिंक का कलर कैसा होता है, तो आंसर आएगा लिंक का कलर ब्लू होता है, ठीक है। बट अभी अगर आप ध्यान से देखो तो डिफॉल्ट रूप से यहाँ पर अंडरलाइन बन के आ रही है। मुझे क्या करना है? अंडरलाइन को हटाना है, अंडरलाइन को बाय बाय कहना है। तो इसके लिए मुझे आना पड़ेगा एंकर टैग में, और मैं यहाँ पर स्टाइल को इंप्लीमेंट करूंगा। लिखा हमने टेक्स्ट डेकोरेशन, कि भैया जो इसमें आपने सजावट कर दी है ना, मुझे सजावट नहीं चाहिए, तो हमने यहाँ पे कर दिया नन। तभी आप देखोगे यहाँ पर जो अंडरलाइन है उसको रिमूव कर देगा। ये क्या करेगा? ये अंडरलाइन को रिमूव कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है, बी आ जाएगा। टेक्स्ट डेकोरेशन नन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, एंकर टैग के साथ href
का उपयोग क्यों किया जाता है बताइए। अभी आपने देखा यहाँ पर कि हमने एंकर टैग के साथ में href एट्रीब्यूट का यूज किया, तो हम लोग href का यूज क्यों करते हैं, आखिर इसका बेनिफिट क्या है या फिर क्यों यूज करना पड़ता है। तो बात यह है कि जो हमने लिंक क्रिएट किया है, जब कोई इस पे क्लिक करेगा तो उसके सामने क्या ओपन होना चाहिए या फिर वो कहाँ पर रिडायरेक्ट करेगा, उस रिसोर्स को स्पेसिफाई करने के लिए हम href का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी डेस्टिनेशन URL है उसको यहाँ पर देंगे, ऑप्शन सी आ जाएगा। अच्छा, आप मुझे बताइए कि href का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए href का फुल फॉर्म क्या होता है। अभिषेक, KGS, पारुल, मनीष, ह्यूमा, प्रतिमा, आदर्श, संगीता, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया वेब पब्लिशिंग टूल कौन सा है बताइए। इनमें से वो कौन सा टूल है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। अच्छा जी, अब यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की बात आई है तो कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए। पहली बात, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है, तो आंसर आएगा बिल गेट। इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट के CEO या बोल सकते हो फाउंडर कौन है, तो आंसर आएगा बिल गेट्स। नंबर 2, ASP.NET है ना, ASP.NET जो ये लैंग्वेज है ये किसका प्रोडक्ट है, तो आंसर आएगा ये भी माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। नंबर 3, फ्रंट पेज, जो फ्रंट पेज है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है और इसको हम बोलते हैं वेब पब्लिशिंग टूल, और वेब पब्लिशिंग टूल को हम लोग वेब अथरिंग टूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आपसे बोल देगा कि इनमें से वो कौन सा टूल है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है, तो आंसर आएगा फ्रंट पेज। और जो पब्लिशिंग टूल होता है उसको हम लोग अथरिंग टूल के नाम से भी जानते हैं। तो जो फ्रंट पेज है ये भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही है। अगला पॉइंट, जब भी आप वेबसाइट क्रिएट करते हो तो जो वेबसाइट का वर्जन है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग गिट का यूज करते हैं। तो जो गिट है ना, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है। तो इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए आपके। हाँ, और एक बात, जो VB स्क्रिप्ट है जो कि जावा स्क्रिप्ट का अल्टरनेटिव है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही प्रोडक्ट है। तो इन सभी पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। डी आ जाएगा यानी कि फ्रंट पेज। 52, HTML डॉक्यूमेंट किससे शुरू होते हैं और किससे खत्म होते हैं। तो जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करिएगा या फिर आप किसी वेब पेज को डेवलप करते हो तो जो सबसे पहला टैग होता है वो होता है HTML टैग, और सबसे लास्ट का टैग भी होता है क्या, HTML का क्लोजिंग टैग। और HTML को हम लोग रूट एलिमेंट भी कहते हैं। आपसे बोलेगा कि इनमें से वो कौन सा टैग है जो कि रूट एलिमेंट के नाम से जाना जाता है या फिर रूट एलिमेंट के रूप में जाना जाता है। जो HTML टैग होता है ना, इसको हम लोग रूट एलिमेंट भी कहते हैं। ए आ जाएगा यानी कि HTML। क्रॉप टूल, बताइए क्रॉप टूल का उपयोग क्यों करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई इमेज है, इमेज के अनवांटेड पार्ट को हटाना है, तो इसके लिए हम लोग क्रॉप टूल का यूज करते हैं टू कट द इमेज। ऑप्शन ए आ जाएगा। 54, बताइए 1999 में W3C ने HTML का एक एप्लीकेशन लिखा दैट वाज XML के साथ में, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं। 1999 में W3C ने HTML को XML के एक एप्लीकेशन के रूप में दोबारा लिखा, इसको हम क्या कहते हैं। पहली बात, आप मुझे बताइए कि W3C का फुल फॉर्म क्या होता है। नंबर 2, W3 का फुल फॉर्म क्या होता है, और WWW का फुल फॉर्म क्या होता है। इन चारों के फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। अब यहां पर एक टर्म आया है दैट इज कॉल्ड XML। तो XML का मतलब होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ओके। नंबर 2, HTML का फुल फॉर्म पता ही है आप लोगों को, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक किसी का बड़ा भाई है, चचेरा लड़का, जिसका नाम है DHTML।
इसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि HTML और जावास्क्रिप्ट के कॉम्बिनेशन से बनती है। बट यहां पर पूछा गया था HTML को XML के एप्लीकेशन के रूप में दोबारा लिखा गया, इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग XHTML के नाम से जानते हैं, यानी कि एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन ए आ जाएगा। बहुत बढ़िया। कौन है? पारुल, आदर्श, मोनी, अभिषेक, जया, KGS, संदीप। बहुत बढ़िया। W3C का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है और C से हो जाता है कॉन्सोर्टियम। W3 को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में वेब, यानी कि वर्ल्ड वेब, एक मिनट भूल गया मैं खुद, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। इसके बाद में WWWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। ठीक है, तो इनको आप नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए आएगा XHTML। 55 CSS का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत ही कठिन क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखकर हमको ठंड में गर्मी लग रही है और मैं चाहता हूं भैया इस कठिन क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, हमसे ना हो पाएगा। बताइए CSS का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSS? और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बैच में इनरोल करना है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। बताइए जी CSS का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत बढ़िया। CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ऑप्शन बी आ जाएगा। कौन सा टैग इनलाइन फ्रेम को स्पेसिफाई करता है? अब हुआ क्या, जो HTML5 के पहले के वर्जन थे उसमें हम लोग फ्रेम के लिए, है ना, उसमें हम लोग फ्रेम के लिए यूज करते थे फ्रेम से टैग का। बट फ्रेम से टैग को रिमूव कर दिया गया, इसकी जगह पे लाया गया आई फ्रेम टैग। जो आई फ्रेम टैग है ना, इसका यूज हम लोग इनलाइन फ्रेम बनाने के लिए करते हैं। तो यहां पे आ जाएगा ऑप्शन बी आई फ्रेम। बहुत बढ़िया। 57 पे आइए। व्हाट इज फेव आइकॉन? बताइए व्हाट इज फेविकॉन? बताइए फेविकॉन क्या है? तो जब भी आप ब्राउजर में किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हो, लाइक आप लोगों को यहां पर दिख भी रहा होगा, ये देखिए, आप यहां पर ध्यान से देखिए तो यहां पर छोटी सी इमेज आ रही है ना, छोटी सी इमेज आ रही है, यहां पर भी छोटी सी इमेज आ रही है। तो ये छोटी सी इमेज आ रही है ना, इसको बोलते हैं फेव आइकॉन, यानी कि फेवरेट आइकन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फेवरेट आइकन। क्या बोलते हैं? फेवरेट आइकन। और जो फेवरेट, हाँ बिल्कुल, क्या बोलते हैं? फेवरेट आइकन। तो जब भी हमें फेवरेट आइकन को लगाना होता है तो हम लोग मेटा टैग का ही यूज करते हैं, यानी कि ये आपका मेटा इन्फॉर्मेशन में आता है। तो द वर्ड फेविकॉन का मतलब होता है फेवरेट आइकन। ठीक है। नंबर 2, जो फेविकॉन होता है ये पर्टिकुलर वेबसाइट से रिलेटेड होता है। तो ऑप्शन सी आएगा बोथ ए एंड बी। 58 किसी टेबल को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए निम्न में से कौन सा सही तरीका है? अगर हमें टेबल को रिस्पॉन्सिव बनाना है तो ऐसे केस में हमें ओवरफ्लो एक्स को करना होगा ऑटो, कि भैया जितनी आपको विड्थ मिले उतने में टेबल को शो कर दीजिएगा। ए आ जाएगा ओवरफ्लो -x एक्सिस पे ऑटो कर दीजिए। नोटपैड प्लस प्लस क्या है? तो नोटपैड प्लस प्लस एक प्रकार का टेक्स्ट एडिटर है। नंबर 2, क्या नोटपैड प्लस प्लस को यूज करने के लिए हमें पेमेंट करना होता है? आंसर आएगा जी नहीं, नोटपैड कंप्लीटली फ्री है। अच्छा, आपसे बोलेगा कि नोटपैड प्लस प्लस जो कि एक टेक्स्ट एडिटर है, इसको किस वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? तो आप यहां पे आइए और टाइप करिए नोटपैड प्लस प्लस, एंटर की हिट करिएगा तो यहां पे आ जाएगा notepad -plus.org। इसको आप याद कर लीजिए, आपसे पूछेगा। नंबर 2, आपसे पूछेगा कि ये बताइए कि जो नोटपैड प्लस प्लस है, जो ये सॉफ्टवेयर है, इसको किस लैंग्वेज में लिखा गया है? तो आंसर आएगा C++ में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, नोटपैड प्लस प्लस कितनी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है? तो आंसर आएगा 90 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है।
नोटपैड प्लस प्लस को कब रिलीज किया गया था? 2003 में रिलीज किया गया था। नोटपैड प्लस प्लस किस मशीन पे काम करता है? तो ये ओनली विंडोज पे काम करता है, चाहे वो आपका 32 बिट हो या फिर 64 बिट हो। VS कोड, सबलाइम, है ना, टेक्स्ट एडिट, विम, नैनो, ये सारे के सारे टेक्स्ट एडिटर के एग्जाम्पल हैं। तो क्वेश्चन क्या था यहां पर, भूल गया। हाँ, तो नोटपैड ओपन सोर्स है, ऑप्शन ए आ जाएगा। फोटोशॉप को किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? बताइए, फोटोशॉप को किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? तो फोटोशॉप को एडोबी कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया था, ऑप्शन ए आ जाएगा। 61, सबलाइम टेक्स्ट इज आ शेयरवेयर टेक्स्ट एंड सोर्स कोड एडिटर अवेलेबल फॉर विंडोज, मैकओएस एंड लिनक्स। तो ये बात बिल्कुल सही है। 60 कौन सा है ये? ठीक। अगला क्वेश्चन, किसी वेबसाइट के एड्रेस में TLD क्या दर्शाता है? तो जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो लास्ट में आता है .com, .in, .org, .edu, .gov.in, .gov.pk। तो जो TLD होता है ये क्या बताता है? ये बताता है भैया जो वेबसाइट है ये किस कैटेगरी की है या फिर किस कंट्री से बिलोंग करती है। तो ऑप्शन सी आएगा, कंट्री आर कैटेगरी ऑफ द वेबसाइट। व्हाट इज CSS डिस्क्रिप्शन? बताइए, CSS के बारे में कौन सा कथन सही है? तो CSS डिस्क्राइब हाउ कैलकुलेशन परफॉर्म ऑन बटन क्लिक ना। CSS का काम होता है कंटेंट को स्टाइल देना, लेआउट को हैंडल करना। तो CSS डिस्क्राइब हाउ HTML एलिमेंट आर टू बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, पेपर आर इन अदर मीडिया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 63, डिफॉल्ट रूप से जावा स्क्रिप्ट नंबर को किसकी फॉर्म में शो किया जाता है? तो डिफॉल्ट रूप से जो जावा स्क्रिप्ट के नंबर है ना, ये बेस 10 में शो किए जाते हैं, जबकि ये फ्लोटिंग पॉइंट में, कैसे? फ्लोटिंग पॉइंट में स्टोर किए जाते हैं। बी आ जाएगा बेस 10। अगला क्वेश्चन 64, हु इज मेकिंग द वेब स्टैंडर्ड? आपने देखा होगा कि हर एक प्रोटोकॉल का, हर एक टेक्नोलॉजी का एक स्टैंडर्ड होता है। तो जो स्टैंडर्ड है ना, ये बनाता कौन है? तो एक संस्थान है, दैट इज कॉल्ड W3C, है ना, इसके द्वारा बनाया जाता है, मैनेज किया जाता है। ऑप्शन सी आएगा। HTML में सबसे बड़ी हेडिंग डालने के लिए निम्न में से किस टैग का उपयोग किया जाता है? तो जब भी आपसे पूछे लार्जेस्ट हेडिंग के लिए तो आपको टिक करना है H6। काफी लोग यही करते हैं जो कि गलत है, क्योंकि उनको लगता है यहाँ पर लार्जेस्ट है तो यहाँ पर आएगा H6, जो कि गलत है। लार्जेस्ट की बात करें तो आएगा H1 और स्मॉलेस्ट की बात करेगा तो आएगा H6, यानी कि यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि H1 टैग। 66, कैरेक्टर को बोल्ड दिखाने के लिए किस HTML टैग का उपयोग किया जाता है? तो अगर हमें किसी कंटेंट को बोल्ड दिखाना है, लाइक मेरे पास यहाँ पर कौन है, मेरे पास यहाँ पर कौन है, मेरे पास यहाँ पर है साहू जी, मुझे इनको करना है बोल्ड। तो बोल्ड करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम लोग बी टैग का यूज करें, तो हमने यहाँ पर लगाया बी टैग, ठीक, और इसको हमने यहाँ से क्लोज कर दिया। तो आप देखोगे जो कंटेंट है ना वो बोल्ड अक्षरों में अब शो करेगा, ये देखिए। या तो आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग का यूज कर सकते हो। तो ऑप्शन में हमारे पास बी टैग दिया गया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 67, एंगुलर जेएस में डेटा बाइंडिंग के लिए किस डायरेक्टरी का यूज किया जाता है? तो डेटा को बाइंड करने के लिए, क्या? डेटा को बाइंड करने के लिए मैं यहां नोट कर देता हूं। पहली बात, एनजी रिपीट का काम होता है कि जो भी HTML का, या बोल सकते हो एरे है, उसके आइटम को रिपीट करने के लिए, एक एक आइटम को एक्सेस करने के लिए, यानी कि ये आप लोगों को लूपिंग का कॉन्सेप्ट देता है। एनजी ऐप की सहायता से क्या होता है, हम एंगुलर जेएस ऐप को इनिशियलाइज करते हैं। एनजी मॉडल क्या करता है, डेटा को बाइंड करता है HTML एलिमेंट के साथ में। एनजी इनिट क्या करता है, ये वेरिएबल को इनिशियलाइज करता है, ये वेरिएबल को इनिशियलाइज करता है। तो एनजी ऐप क्या करेगा, एप्लीकेशन को इनिशियलाइज करेगा, और जो एनजी इनिट है ये क्या करेगा, तो ये वेरिएबल को इनिशियलाइज करेगा। डी आ जाएगा इसमें। 1 मिनट, पूछा गया था यहाँ पर बाइंडिंग के लिए, तो ऑप्शन सी आएगा, एनजी मॉडल।
68 HTTP स्टेटस कोड। बताइए, जो HTTP कोड होते हैं वो कितने डिजिट के होते हैं? अब मान लीजिए आप किसी वेबसाइट को ओपन कर रहे थे और आप जिस पेज को एक्सेस कर रहे थे वो वेब पेज यहाँ पर नहीं है, तो ऐसे में शो करता है 404 एरर, यानी कि यहाँ पर जो रिस्पॉन्स कोड है वो आता है 404। लाइए मैं आपको दिखाता भी हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ चीजें किस प्रकार से चलती हैं। कहाँ गया नेटवर्क? ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है जस्ट अ मिनट, अभी ये पेज को कंपाइल कर रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 200 का मतलब होता है ओके। क्या होता है? ट्रू 100 का मतलब होता है ओके। ठीक है, और जो भी स्टेटस कोड होते हैं ना, ये हमेशा 3 डिजिट के होते हैं। कितने होते हैं? 3 डिजिट के होते हैं। ऑप्शन कहाँ गया? ऑप्शन सी आएगा 3 डिजिट। जावा स्क्रिप्ट में मॉडुलस ऑपरेटर का यूज क्या है? बताइए, मॉडुलस ऑपरेटर का यूज क्या है? तो मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है लाइक 25, मैंने इसमें 2 से डिवाइड किया तो 2 1 जा 2, ठीक है, 2 2 जा 4, ठीक है, या मैं डायरेक्ट शो कर देता हूँ, बच्चों तरीके क्या करें इसको। तो यहाँ पे आ गया 24 और यहाँ पे आ गया 1। तो जब भी हमें रिमाइंडर यानी कि शेषफल निकालना होता है तो शेषफल को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग मॉडुलो ऑपरेटर का यूज करते हैं, पहली बात। नंबर 2, जो ये ऑपरेटर है ना, ये ओनली इंटीजर नंबर के साथ में काम करता है, डेसिमल नंबर के साथ में यानी कि दशमलव वाली संख्या के साथ में काम नहीं करता है। तो इसकी सहायता से हम क्या करते हैं? रिमाइंडर को कैलकुलेट करते हैं, शेषफल को कैलकुलेट करते हैं। 70 बॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, बॉम एक होता है बॉम और एक होता है डॉम। तो बॉम का मतलब होता है ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। क्या होता है? ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। और डॉम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ऑप्शन भी आएगा। 71 पे आइए, भारत के लिए कौन सा डोमेन है? बताइए, द डोमेन फॉर इंडिया इज, तो ये रिपीट हुआ है शायद, तो वो होता है .in। 72 यदि एक कथन में एक से अधिक वेरिएबल घोषित किए गए हैं तो वेरिएबल सेपरेटर कौन सा होगा? अब मान लीजिए आप यहां पर कोई कोडिंग कर रहे थे जावा स्क्रिप्ट में, मान लीजिए लिखा हुआ है वेयर, ठीक, इसके बाद में a इज इक्वल टू 5, इसके बाद में वेयर b इज इक्वल टू 15, इसके बाद में c इज इक्वल टू 48। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास 3 वेरिएबल हैं। आपको लगता है भैया मुझे 3 लाइन में नहीं लिखना है, मुझे एक ही लाइन में लिखना है, तो आप एक काम कर सकते हो, इन तीनों को एक लाइन में करने के लिए आप लोग इनको ले आइए एक लाइन में, और जहां से अलग करना है उसके लिए यहां पर लगा दीजिए कॉमा। तो आपने देखा कि हमने एक ही लाइन में a, b और c तीनों वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया और इनिशियलाइज कर दिया, बट यहां पर हमने अलग अलग वेरिएबल को करने के लिए कॉमा का यूज किया है, और जबकि स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए हम सेमी कॉलन का यूज करते हैं। तो यहां पर पूछा गया था, अगर हम एक ही साथ एक से अधिक वेरिएबल को एक स्टेटमेंट में डिक्लेयर करते हैं तो सेपरेटर के रूप में कौन सा चिन्ह आएगा? तो आएगा कॉमा। GIF और JPEG जो ये फाइलें हैं, ये किसके एग्जाम्पल हैं? तो GIF, JPEG, JPEG, ठीक है, SVG, या बोल सकते हो WebP, है ना, PNG, ये सभी के सभी इमेज फाइल फॉर्मेट है, बी ऑप्शन आ जाएगा। GIF और JPEG का फुल फॉर्म बिना किसी देरी के लेट लपेट के आप मुझे कमेंट करके बताइए, कौन सा कर्सर गुण मान दर्शाता है कि प्रोग्राम व्यस्त है? अगर आप ध्यान से यहां पर देखो तो प्रेजेंट टाइम में जो माउस का कर्सर है वो एक एरो की फॉर्म में है। जब मैं यहां ले जाता हूं तो यहां पर जो ये कर्सर है वो चेंज हो जा रहा है, जो कि सिलेक्शन करने के लिए हमें दे रहा है। जब मैं यहां पर लेकर आ रहा हूं तो जो आइकॉन है ये हैंड की शेप में चेंज हो जा रहा है, और आपसे पूछता भी है कि अगर माउस का कर्सर किसी लिंक के ऊपर लेकर जाओगे तो ऐसे में जो कर्सर का जो साइज है, या बोल सकते हो कौन सा कर्सर आता है, तो जो लिंक होता है ना वो हमेशा आप लोगों को
हैंड के थ्रू देखने को मिलता है। कई बार क्या होता है कि आप डेटा को प्रोसेस करते हो, आप कहीं पर लॉगिन करते हो, कोई फॉर्म सबमिट करते हो, तो वहां पर आप देखते होगे छोटा सा गोल चक्का बनकर आता है, छोटा सा गोल सर्कल बन के आता है। अगर हमें वो दिखाना है तो वो दिखाता है वेट को। क्या दिखाता है? वो दिखाता है वेट को। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि भैया जो ये माई लिंक है ना, जब इस पे कोई कर्सर लेकर आए, या मैं इस पे कर देता हूँ साहू जी पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लगाया फॉर एग्जाम्पल, क्या करना था हमें? हाँ, कर्सर लगाना था। तो यहाँ पर मैं टाइप किया स्टाइल, ठीक है, और इसके बाद में कर्सर, मैंने कर दिया वेट, ठीक। पेज को सेव किया एंड यहाँ से रिफ्रेश किया। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैं माउस का कर्सर इस पे ला रहा हूं तो यहाँ पर एक छोटा टाइप का सर्कल प्रोसेस टाइप को आपको दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब होता है वेट करना। क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है वेट करना। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी, वेट, जो कि बताता है भैया जो प्रोग्राम है वो बिजी है, आपका काम हो रहा है, आप गदर ना काटो, ठीक है, सबका काम होगा। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी, वेट। 75, ई कॉमर्स वेबसाइट का मेन पर्पस क्या है? बताइए, ई कॉमर्स वेबसाइट का उद्देश्य क्या है? तो आंसर आएगा ई कॉमर्स वेबसाइट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि नेट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करना, दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। ऑप्शन बी आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, मैंने आपसे पूछा था GIF का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। बहुत बढ़िया। अभिषेक, JPEG यानी कि ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, बहुत बढ़िया। आदर्श, समद, नेहा, हर्ष, KGS, संदीप, जौनपुर, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 76, जावा स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट पर काम करते समय अपने जावा स्क्रिप्ट एप्लीकेशन में टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए यूजर को हम कौन सा मैसेज दिखा सकते हैं? इसके लिए कौन से फंक्शन का प्रयोग किया जाएगा? अब मान लीजिए हमें क्या करना है, यूजर से लेना है टेक्स्ट। क्या करना है? यूजर से लेना है टेक्स्ट। तो इसके लिए हमारे को मिलता है जावा स्क्रिप्ट में प्रॉम्प्ट फंक्शन। तो मुझे इसके लिए यहाँ पर स्क्रिप्ट का यूज करना पड़ेगा, और मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जाम्पल वेयर, है ना, ए इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट। मैंने कहा भैया जी एंटर, फॉर एग्जाम्पल एंटर योर पेपर कोड, ठीक है, एंटर योर पेपर कोड। सेव किया हमने, पेज को रिफ्रेश किया तो आप देखोगे यहां पर शो कर रहा है एंटर योर पेपर कोड, जहां पे हम कुछ भी इनपुट कर सकते हैं। लाइक हमने इनपुट किया M2R5 और ओके पर क्लिक कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि आप प्रॉम्प्ट का यूज कर सकते हो यूजर से इनपुट लेने के लिए। निम्न में से कौन सा CMS नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा CMS नहीं है? तो यहां पर पहली बात, CMS का फुल फॉर्म क्या होता है? CMS का फुल फॉर्म होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जिसके थ्रू आप लोग अपनी वेबसाइट का जो कंटेंट है, वेबसाइट में जो आप कंटेंट देने वाले हो, उसको मैनेज कर सको। और इस जो ऐसे टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं उनको बोलते हैं CMS। और सबसे नंबर 1 पे कौन है? वर्डप्रेस। आप लोगों ने वर्डप्रेस का नाम सुना होगा। तो वर्डप्रेस क्या है? एक प्रकार का CMS है। ड्रुपल क्या है? एक प्रकार का CMS है। मिजेंटो क्या है? एक प्रकार का CMS है। ऑप्शन डी क्या दिया गया है? ऑल ऑफ द अबव नहीं, सैप। जो सैप है ना, ये एक प्रकार का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, डी आएगा सैप। तो जो सैप है ये CMS नहीं है। अच्छा, आपसे पूछेगा ये बताइए कि जो वर्डप्रेस है, जो कि एक प्रकार का CMS है, इसको कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है? तो आंसर आएगा इसको PHP में लिखा गया है। और PHP का फुल फॉर्म क्या होता है? PHP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, और PHP की फाइल का एक्सटेंशन .php होता है। जो PHP है ये एक प्रकार की सर्वर साइड लैंग्वेज है। कैसी है? सर्वर साइड लैंग्वेज है। 78, इंटरनेट के कॉन्टेक्स्ट में URL का मतलब क्या होता है? तो दो हैं, ठीक है, एक हमारा इंटरनेट है, इसके दो भाई हैं, दो बच्चे हैं, एक का नाम है URL और एक का नाम है URI।
URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और URI का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया था URL के बारे में, तो यहाँ पे आ जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नंबर 2, जो URL है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है एब्सोल्यूट URL, ठीक है, एब्सोल्यूट URL, और एक होती है रिलेटिव URL। ठीक है, और जो भी हम लोगों की रिलेटिव URL होती है, इसके लिए हम लोग बेस टैग का यूज करते हैं। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ए आ जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 79, वर्ल्ड वाइड वेब में वेब पेज होते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पर संसार में कई सारी वेबसाइट हैं, उन वेबसाइट को अलग अलग सर्वर पर रखा गया है। तो ऐसे में जो आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो ऐसे में आपको डायरेक्ट उस सर्वर पे कनेक्ट होना होता है, बट इनको भी आपस में कनेक्ट करके रखा गया है, उसी को हम बोलते हैं वेब। क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं वेब। तो रिजाइडिंग इन मैनी कंप्यूटर लिंक्ड टुगेदर यूजिंग HTML, ऑप्शन डी आ जाएगा। API का फुल फॉर्म क्या है? टाइम ओवर हो गया है क्योंकि इस टाइम पे हमारी M4 की क्लास शुरू होनी थी, बट उसमें डिले होगा। आप बताइए, कोई बात नहीं। API का फुल फॉर्म क्या है? तो API का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। नेक्स्ट, कौन से टैग का यूज हम लोग एक्रोनिम या फिर एब्रीविएशन के लिए करते हैं? मान लीजिए हम कोई वेब पेज बना रहे हैं, उसमें हमें कोई फुल फॉर्म डिस्प्ले करना है, तो फुल फॉर्म को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग ABBR इस टैग का यूज करेंगे। ऑप्शन ए आ जाएगा, ABBR। किसी कंटेनर के भीतर कंटेंट को सेंटर में करने के लिए कौन सी क्लास का यूज किया जाएगा? तो अगर हमें कंटेंट को सेंटर में करना है तो हमें यूज करना पड़ेगा W3-center। अगर आपसे बोल दे लेफ्ट में करना है तो यहां पे आ जाएगा W3-left align। अगर आपसे बोल दे राइट में करना है तो आ जाएगा W3 right align। क्या आ जाएगा? W3 right align। अगर सेंटर में करना है तो यहां पे आ जाएगा W3 center align। अगर आपने सोचा है ये, तो ये हो जाएगा गलत। जब आप सेंटर करोगे तो लास्ट में अलाइन नहीं आएगा, लेकिन लेफ्ट और राइट में आपको साथ में लगाना पड़ेगा अलाइन, सेंटर में नहीं होता है। तो सेंटर के लिए W3-center, लेफ्ट के लिए W3-left align, राइट के लिए W3-right align। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ए आ जाएगा। 84, CSS में बॉर्डर प्रॉपर्टी का सही सिंटेक्स क्या है? चलिए इसको करते हैं। मान लीजिए हमें किसी एलिमेंट में लगाना है बॉर्डर। लाइक मेरे पास ये एलिमेंट है, लाइक साहू जी, मुझे इसमें क्या करना है? लगाना है बॉर्डर। या मैं एक काम करता हूं, लगाता हूं इस पे। ठीक है, तो मैं आऊंगा यहां पे, और इसके बाद में हमने क्या किया, मैं लगा देता हूं फॉर एग्जाम्पल, किस पे लगा दें? मैं लगाता हूं साहू जी पे। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, कई सारे टैग्स हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो। ठीक है, तो मैं आया पैराग्राफ पे, लिखा हमने स्टाइल। ठीक है, इसके बाद में बॉर्डर प्रॉपर्टी, मैंने कहा कि जो बॉर्डर की मोटाई है ना वो रहेगी 5 पिक्सल। ठीक है, और जो बॉर्डर रहेगा ना वो रहेगा डॉट वाला, डॉटेड, और जो कलर रहेगा ना बॉर्डर का वो आप कर दीजिए लाल टमाटर, लाल टमाटर, मैं भी तुमको खाऊंगा। ठीक है, तो हमने लिखा कि जो बॉर्डर लगाना है वो रहेगा 5 पिक्सल का, जो बॉर्डर की स्टाइल है, जो इसका डेकोरेशन है, वो रहेगा डॉटेड, और कलर रहेगा रेड। ठीक है, इतना करने के बाद बस 1 2 3 4 आप यहां पर देखोगे हमने कुछ एंटर किया और ओके पर क्लिक किया, तो आप यहां पर देखिए जो साहू जी है इस पे 5 पिक्सल का डॉटेड बॉर्डर लग चुका है, और जिसका कलर रेड है। अगर मैं यहां पे कर दूं फॉर एग्जांपल सॉलिड, ठीक है, तो आप देखोगे यहां पर जो बॉर्डर है ना वो आपको दिखाई देगा सॉलिड टाइप का। तो मुझे यहां पर ये देखिए, ये देखिए, तो आपने यहां पर देखा कि पहले आया बॉर्डर, जो कि बॉर्डर की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। इसके बाद में बॉर्डर की कितनी मोटाई रहेगी,
बॉर्डर किस टाइप का रहेगा, स्टाइल क्या रहेगी और कलर क्या रहेगा। इसको आप यहाँ मिला लीजिए। यहाँ पर लिखा गया है बॉर्डर, ठीक है, ये भी सही है। फिर लिखा हुआ है बॉर्डर विड्थ, बिल्कुल सही, हमने लिखा था वहां पर 5 पिक्सल सॉलिड, इसके बाद में रेड। जो 5 पिक्सल है ना, इसको बोलेंगे आप बॉर्डर विड्थ। इसके बाद में स्टाइल आ गई, इसके बाद में कलर आ गया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 85 पे आइए। जावा स्क्रिप्ट में सिंगल लाइन कमेंट के लिए कौन से स्टेटमेंट का यूज किया जाएगा या फिर कौन से सिंबल का यूज करते हैं। तो सिंगल लाइन के लिए हम लोग डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं और मल्टी लाइन के लिए फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक एस्ट्रिक फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं। तो ये मल्टी लाइन के लिए है और ये सिंगल लाइन के लिए है। 86 पे आइए। विच ऑप्शन विल मैच वाइल मेकिंग बुलेटेड लिस्ट। तो जब भी आप लोग बनाते हो बुलेटेड लिस्ट, जिसको हम बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट, तो हमारे पास 3 ऑप्शन रहते हैं। क्या रहते हैं? हमारे पास 3 ऑप्शन रहते हैं कि भैया जो लिस्ट का मार्क है वो डिस्क हो सकता है, सर्कल हो सकता है और स्क्वायर हो सकता है। डी आ जाएगा। टेबल के प्रत्येक सेल को का उपयोग करके दर्शाया जा सकता है। अब मान लीजिए हमें कोई टेबल क्रिएट करनी है, तो हम क्या करेंगे? टेबल को क्रिएट करेंगे। और टेबल में क्या होता है, तो आप बोलोगे जो टेबल होती है वो रो और कॉलम से मिलकर बनती है। तो ये आपके कॉलम हो गए और ये हो गया रो। इसको आप क्या बोलोगे? इसको बोलोगे टेबल। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए हम लोग टेबल टैग का यूज करते हैं। देन टेबल के अंदर जो ये रोज है ना, रो, टेबल की जो रो होती है ना, टेबल की रो, इस टेबल की रो को डिफाइन करने के लिए हम टीआर का यूज करते हैं। देन इस रो में कितने कॉलम होंगे, कितनी सेल होंगे, इसको डिनोट करने के लिए हम टीडी का यूज करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था टेबल की प्रत्येक सेल, तो यहाँ पे आएगा टीडी यानी कि टेबल का डेटा। और टीएच का मतलब क्या होता है? टेबल की हेडिंग। और टीआर का मतलब क्या होता है? टेबल की रो। और टेबल का मतलब क्या होता है? टेबल। 88 पे आइए भाई। किस प्रकार की वेबसाइट किसी व्यवसाय या संगठन का ऑनलाइन प्रतिनिधित्व करने के लिए डिजाइन की गई है? तो अगर कोई वेबसाइट किसी बिजनेस पर्पज से है या फिर किसी संस्थान की है, किसी संगठन की है, तो उसको हम बोलते हैं कारपोरेट वेबसाइट। बी आ जाएगा। नेक्स्ट, डॉट कॉम क्या डिनोट करता है? तो डॉट कॉम का मतलब होता है कॉमर्शियल डोमेन। ऑप्शन बी आ जाएगा। इसके बाद में 90 पे आइए। HTML है ना, HTML मेटा डेटा, जो HTML का मेटा डेटा होता है वो कहाँ पर रखा जाता है? जो मेटा इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम लोग हेड सेक्शन के अंदर रखते हैं। ऑप्शन ए आ जाएगा। वेबसाइट क्या है? तो वेबसाइट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस दैट रिफर्स सेम डोमेन नेम। ऑप्शन बी आ जाएगा, अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। 92, वर्डप्रेस क्या है? तो वर्डप्रेस एक प्रकार का कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि CMS है। दरअसल क्या है कि मेरी 8:40 से क्लास थी, आज मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ, तो मैं चाहता हूँ जो एक क्लास है जल्दी से कंप्लीट हो ताकि मैं उस क्लास को स्विच कर सकूँ। बताइए कि HTML में हम कमेंट कैसे लिखते हैं? ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे आपसे पूछा गया था जावा स्क्रिप्ट के बारे में, यहाँ पर पूछा गया है HTML के बारे में। तो HTML में कमेंट हम लोग इस टाइप से लिखते हैं। ऑप्शन बी आ जाएगा। 94, यह इवेंट तब कॉल होता है जब यूजर किसी एलिमेंट पर क्लिक करता है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर आएगा ऑन क्लिक इवेंट। ऑप्शन ए आ जाएगा, ऑन क्लिक। व्हाट इज सेल पैडिंग? बताइए सेल पैडिंग क्या है? तो मान लीजिए हमारे पास कोई टेबल है और इस टेबल में क्या होंगे? डेटा सेल होंगी, टेबल की सेल होंगी, ठीक है। तो जो स्पेस आप लोगों को सेल्स के बीच में दिखाई दे रहा है ना, ये वाला स्पेस, इसको हम बोलते हैं सेल स्पेसिंग। अब मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, और जो ये वाला स्पेस, ये अंदर स्पेस है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं सेल पैडिंग। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेल पैडिंग, ठीक है। तो व्हाट इज सेल पैडिंग? तो यूज्ड टू सेपरेट सेल वॉल फ्रॉम दियर कंटेंट। तो कंटेंट और उसके वॉल के बीच में जो स्पेस होता है, इसी को बोलते हैं सेल पैडिंग। ऑप्शन ए आएगा।
96 पे आइए। इनमें से कौन सा टेक्स्ट एडिटर है ना यूनिक्स जैसे जो ओएस है उसमें डिफॉल्ट रूप से होता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका विम भी हो सकता है, नैनो भी हो सकता है। ये दोनों ही डिफॉल्ट टेक्स्ट एडिटर होते हैं। जिस प्रकार से विंडोज में आपको मिलता है नोटपैड, ठीक इसी प्रकार से जो यूनिक्स है ना, यहाँ पे आपको मिलता है नैनो। ऑप्शन सी आ जाएगा। 97 HTML फॉर्म में चेक बॉक्स को हम कैसे बना सकते हैं? तो अगर हमें चेक बॉक्स क्रिएट करना है, क्या करना है? अगर हमें चेक बॉक्स क्रिएट करना है तो हमारे को यहाँ पर इनपुट टैग का यूज करना होगा। किसका यूज करना होगा? इनपुट टैग का यूज करना होगा। तो हमने यहाँ पर लिखा इनपुट, इसके बाद में टाइप मैंने कर दिया चेक बॉक्स, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, चेक बॉक्स। ठीक, मैंने पूछा कि भैया क्या आपका M2R5 का एग्जाम है? अगर है तो इसको आप चेक कर दीजिए। इसको सेव किया और पेज को रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद मुझे यहाँ पर कुछ एंटर करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देखिए छोटा सा चेक बॉक्स बनकर आ गया है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखो ये चेक हो जा रहा है। तो चेक बॉक्स को क्रिएट करने के लिए टाइप करना पड़ेगा इनपुट टाइप और इसकी वैल्यू क्या होगी? चेक बॉक्स। ऑप्शन सी आ जाएगा। 98 GIF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भैया वही अपना पुराना ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ऑप्शन सी आ जाएगा। 98 में क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। 99 पे आइए। कौन से एट्रीब्यूट है ना स्टाइल सीट में क्लास नाम को इंगित करने के लिए अक्सर किस एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है? तो जब भी हम लोगों को क्लास नेम डिफाइन करना होता है तो हम क्लास एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। ऑप्शन डी आएगा क्लास। 100 जावा स्क्रिप्ट में एरे को किसमें लिखा जाता है? तो जो जावा स्क्रिप्ट का एरे है उसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज हमने आपके साथ में 100 MCQs डिस्कस किए हैं। सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस क्लास से देखने को मिलेंगे। काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों की ये क्लास थी। आपके 100 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर राइट थे आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। देन इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 101 इंटरेक्टिविटी टूल का उपयोग यूजर को उत्तर को संभालने और उपयोगकर्ता की मांग को देखते हुए सर्वर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? और 102 www को किसके द्वारा आविष्कार किया गया? ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को कमेंट आउट करने हैं। 101 और 102 करके आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को बैच में इनरोल करना है, प्रीमियम MCQs देखने हैं तो आप आइएगा स्टोर पे और बहुत ही कम कॉस्ट में ओनली 92 रुपीज़ में आपको बैच दिया जा रहा है। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लोगों ने 1000 रुपीज़ पेपर की फीस पे कर दी है तो ओनली 92 रुपीज़ में आप इस बैच में इनरोल करके अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हो। जो भी आप लोगों का फीडबैक है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे वेट रहेगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।